नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर पुणे से है और कहानी जो है पुणे में एक बहुत ही खूबसूरत मॉल है फिनिक्स मॉल, उसके इर्द गिर्द घूमती है या वहां से इसकी शुरुआत होती है। फिनिक्स मॉल को मैं इसलिए भी खूबसूरत कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार पुणे से होता हुआ कहीं जा रहा था तो ब्रेक जर्नी थी और कुछ देर का मेरे पास वक्त था तो मैं फिनिक्स मॉल घूमने के लिए गया था। तो इस मॉल का इंटीरियर जो है वो बहुत खूबसूरत है, दिल को छूने वाला है। आप लोगों में से जिसको जब भी पुणे जाने का मौका मिले तो एक बार फिनिक्स मॉल के चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन इससे अलग जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो काफ़ी दुखद है। घटना 30 मार्च की है, यानी पिछले महीने की, अब से कुछ रोज़ पहले की। पुणे में एक लड़की है भाग्यश्री सूर्यकांत सिदे। ये भाग्यश्री सूर्यकांत सिदे जिसकी उम्र 22 साल है, वो पुणे में रहकर बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स की पढ़ाई कर रही है। और जिस कॉलेज में ये लड़की पढ़ती है उसका नाम है GH रायसोनी कॉलेज। तो BE कंप्यूटर्स की पढ़ाई करने वाली ये लड़की 30 मार्च को अपने दोस्तों के साथ फिनिक्स मॉल घूमने के लिए जाती है। अपने घर वालों को इसके बारे में बताती भी है, अपने पेरेंट्स को, कि मैं फिनिक्स मॉल जा रही हूँ घूमने के लिए, कुछ देर में वापस लौट आऊँगी। तभी तकरीबन रात के 8:30-9 बज रहे थे। घर वालों ने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखना, जल्दी लौटना, हमें बताना। लड़की ने कहा बिल्कुल आपको बताएंगे। उसके बाद लड़की घूमने चली गई। लेकिन रात के 10 बज गए, 11 बज गए, मुड़कर भाग्यश्री ने अपने घर वालों को फ़ोन नहीं किया। अब घर वाले परेशान होने लगे। उन्होंने भाग्यश्री को कॉल करने की शुरुआत की। 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार वो फ़ोन करते रहे। हर बार बेटी का जो नंबर है वो स्विच ऑफ या आउट ऑफ रीच बताने लगा। इससे घर वालों की परेशानी बढ़ गई। उनको लगा कि ऐसा क्या हो गया, बीच शहर में अचानक मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना, किसी दूसरे नंबर से बेटी का फ़ोन करके अपने बारे में कोई अपडेट ना देना, वो कहाँ है, क्या है। घर वालों ने फिर उसकी सहेलियों से और पुणे में रहने वाले दूसरे जो भी जानकार हैं उनसे बातचीत करके अपनी बेटी के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी उनको नाकामी हाथ लगी। रात गहराती जा रही थी, घंटे बढ़ते जा रहे थे, घर वाले परेशान होते जा रहे थे। इस बीच करिश्मा हुआ, मतलब करिश्मे जैसी एक बात हुई। अचानक उन्होंने देखा कि बेटी के नंबर से फ़ोन आ रहा है, यानी भाग्यश्री जो है कॉल कर रही है। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक मेल वॉइस उनको सुनाई पड़ी और ये जो आवाज़ थी ये किसी लड़के की थी, किसी शख्स की थी। उसने जो बात कही, उसने घर वालों को ये जो छोटी सी खुशी मिली थी ना कॉल आने की, उस खुशी पर पानी डाल दिया। उस आदमी ने ये कहा कि आपकी बेटी भाग्यश्री हमारे कब्ज़े में है और अगर आप अपनी बेटी को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो फ़ौरन 9 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लीजिए। भाग्यश्री के घर वालों के तो मानो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। बेटी लापता थी, गायब थी, किडनैपिंग के बारे में नहीं सोच सकते थे। अब जो कॉल आया उससे पता चला कि बेटी किडनैप हो गई है और किडनैपर जो है 9 लाख रुपए मांग रहा है, बेटी की हत्या करने की धमकी भी दे रहा है। और आवाज़ में जिस तरह की तल्खी और रूखापन था उससे घर वाले बहुत डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। उन्होंने पूछा कि अच्छा कैसे आपको रुपए दे सकते हैं, क्या करें। तो ये जो कॉल करने वाला शख्स था उसने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन कोई चालाकी नहीं, पुलिस नहीं, किसी नाते रिश्तेदार को नहीं, अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो बेटी आपकी ज़िंदा नहीं बचेगी। घर वाले वाकई परेशान थे और ज़्यादा परेशान हो गई ये सारी बातें सुनकर, और उन्होंने आपस में मशवरा किया और मशवरा करके ये तय किया कि वो पुलिस को तो इन्फॉर्म करेंगे ही, बिना पुलिस को बताए हुए इस तरह के मामलों में जो है अपने लेवल पर इसे डील करना जो है ख़तरनाक हो सकता है। तो खैर, इस बीच घर वालों ने तय किया कि वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो लड़की है इसके घर वाले पुणे में नहीं रहते थे, बल्कि इस लड़की का जो घर था वो लातूर ज़िले में था। लातूर ज़िले में एक गांव है हरंगुल, परिवार के लोग वहीं रहते थे। और हरंगुल में यानी गांव में घर वाले अपनी बेटी जो पुणे में रहती है और वो किडनैप हो गई है, उन लोगों ने फिर ये तय किया कि वो जल्द से जल्द पुणे पहुंचकर इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इस बीच घर वालों के पास एक और फ़ोन आया और इस बार फ़ोन करने वाले शख्स ने एक अकाउंट नंबर दिया और उस अकाउंट नंबर पर फ़ौरन कुछ रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए कहा और कहा कि अगर डिले किया
तो जितना देर आप करेंगे या जितनी चालाकी आप दिखाने की कोशिश करेंगे उतना आपकी बेटी की ज़िंदगी को ख़तरा बढ़ेगा। घर वाले मरता क्या ना करता, पुलिस के पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने 50,000 रुपये उस गुमनाम आदमी के खाते में डाल दिए। बल्कि अब जब खाता था तो जाहिर है शायद नाम भी पता चल गया होगा, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि आदमी कौन है, कभी उसका नाम सुना नहीं था। तो बैंक खाते में उन्होंने 50,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद अगले रोज़ यानी 31 तारीख को वो पुणे पहुँचे और पुणे पहुंचकर उन्होंने विमानतल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से 30 मार्च को उनकी बेटी रात तकरीबन 9 बजे के आसपास फिनिक्स मॉल अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। पुलिस वालों ने दोस्तों के बारे में पूछा तो घर वाले बता नहीं पाए कि किस दोस्त के साथ गई थी, क्योंकि घर वाले ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना कि बालिग जब बच्चे हो जाते हैं तो एक एक माइन्यूट और छोटी छोटी बात वो पूछ भी नहीं सकते। तो किस दोस्त या सहेली के साथ बेटी गई थी ये घर वाले नहीं बता पाए। लेकिन घर वालों ने जब पूरा सीक्वेंस बताया तो पुलिस को समझ में आया कि हाँ, बच्ची किडनैप हुई है और किडनैपर्स जो है वो चालाकी भी दिखा रहे हैं और रुपए भी वसूलने के फेरे में हैं। अब जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने भाग्यश्री के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया। लेकिन पुलिस को इस एक्ट से, इस कोशिश से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाग्यश्री का फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ था और स्विच ऑफ ही आ रहा था। 1 या 2 कॉल जो पिछली रात को, किडनैपिंग वाली रात को आए थे, उसके बाद वो फ़ोन फिर स्विच ऑन हुआ ही नहीं। तो खैर, इस बीच जब पुलिस ने घर वालों से और ज़्यादा पूछताछ की, पूछा कि भाई कितने बजे कॉल आया, बेटी कब आती थी, कब जाती थी, किसके साथ उठना बैठना था, कॉलर्स ने आप लोगों को क्या बताया, तो घर वालों ने बातों बातों में उनको बताया कि हमने तो 50,000 रुपये उनको दिए भी हैं कि हमारी बेटी सेफ़ रहे। तब पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने कहा 50,000 दिए हैं, किसको दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि एक अकाउंट नंबर था जिस पे हमने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो जब ये बात घर वालों ने पुलिस को बताई तो पुलिस को लगा कि ये जानकारी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लू या लीड इस मामले को सुलझाने में साबित हो सकती है। अब पुलिस ने उस अकाउंट का डिटेल घर वालों से लिया और उस अकाउंट की सारी जानकारी पुलिस ने जल्द से जल्द जुटाने की शुरुआत की और पुलिस ने ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए एक आदमी पर ज़ीरोड इन किया, जिस आदमी का नाम है सागर जाधव। अब ये सागर जाधव कौन था? क्या भाग्यश्री के परिवार का कोई जानने वाला, कोई नोन भाग्यश्री को जानने वाला? तो जब परिवार वालों से बातचीत हुई तो परिवार वालों ने ऐसे किसी आदमी या लड़के का नाम नहीं सुना था। सागर जाधव को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार थोड़ी कोशिश के बाद पुलिस ने सागर को पकड़ लिया। सागर से जब पूछताछ हुई तो शुरू में उसने हिला हवाली की, झूठ बोला। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने कहा कि हाँ, भाग्यश्री को उसने अगवा किया था, लेकिन उसने अकेले नहीं बल्कि उसके साथ उसके और 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर भाग्यश्री को किडनैप किया था। पुलिस ने पूछा कौन दोस्त हैं? तो नाम पता चला, शिवम फूलवाले और सुरेश इंदुरे। अब इनमें जो शिवम फूलवाले नाम का लड़का था, ये भी उसी कॉलेज में भाग्यश्री के क्लास में ही पढ़ता था, यानी भाग्यश्री का क्लासमेट था जिस कॉलेज में भाग्यश्री पढ़ती थी। कॉलेज का नाम है GH रायसोनी कॉलेज, जिसमें BE कंप्यूटर्स की पढ़ाई ये लोग कर रहे थे। और ये जो शिवम फूलवाले है ये भी भाग्यश्री के साथ ही पढ़ता था। अब सवाल ये है कि एक क्लासमेट अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली किसी दोस्त को अगवा कर ले, किसी लड़की को अगवा कर ले, ये सोचना भी बड़ा अजीब लगता है। मतलब ऑब्वियसली वो भी एक स्टूडेंट है, किसी के घर का बच्चा है, तो उसने ऐसा कैसे कर लिया? ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर पुलिस ने पहले तो, जैसा मैंने आपको बताया, सागर जाधव के बारे में जानकारी जुटाई और फिर उनकी निशानदेही पर शिवम फूलवाले और सुरेश इंदुरे दोनों की जानकारी मिली। फिर दोनों को पुलिस ने पकड़ भी लिया। इस तरह से तीनों लोग पुलिस के कब्जे में आ गए। अब पुलिस ने इनसे सख्ती की, क्योंकि अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं था। जब पुलिस ने सख्ती की तो जितनी देर तक हो सकता था इन तीनों ने पुलिस को झूठी कहानियाँ सुनाई और आखिरकार इन्होंने ये कबूल कर लिया कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाग्यश्री की हत्या कर दी है। इन लड़कों ने ये बताया कि उन्होंने भाग्यश्री की हत्या 30 मार्च की रात को फिनिक्स मॉल घूमने जाने के दौरान रास्ते में ही एक कार में कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाग्यश्री उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो सकती है जिसको अगवा करके उसके घर वालों से रुपए वसूले जा सकते हैं। और इसी आइडिया को अमल में लाने के लिए उन्होंने भाग्यश्री को किडनैप किया। लेकिन चूंकि उन्हें डर था कि अगर भाग्यश्री जिंदा रही और उसने मुंह खोल दिया
तो उनका राज फाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले भाग्यश्री की हत्या कर दी और उसके बाद उन्होंने घर वालों को फ़ोन किया और रुपए पैसे मांगे और उसमें से 50,000 रुपये घर वालों ने उनको भेजे भी थे। अब इन लड़कों से पूछा गया कि भाई हत्या कर दी तो भाग्यश्री की डेड बॉडी कहाँ है। फिर उन्होंने एक जगह बताई, एक गांव बताया जिसका नाम है सुपा। ये सुपा गांव जो है वो पुणे के ही पास में है। पुलिस ने इन तीनों की निशानदेही पर उस सुपा गांव में पहुंची। वहाँ एक गड्ढा खोदकर ये तीनों जो है भाग्यश्री की लाश को पहले ही दफना चुके थे। यानी बहुत ही क्विक तरीके से इन्होंने न सिर्फ किडनैपिंग की, मर्डर भी किया, बल्कि मर्डर करने के बाद डेड बॉडी अपने पास रखकर घर वालों को उनकी बेटी जिंदा बताकर उनसे रुपए पैसे वसूलना चाहते थे। कुछ रुपए वसूल भी लिए थे, बहुत एक छोटा सा अमाउंट, लेकिन काफ़ी सारा रुपया अभी वसूला जाना था। पुलिस ने पूछा कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत थी, मतलब अचानक 9 लाख रुपए के लिए इस तरह किसी को अगवा करके उसकी हत्या कर देना, और वो भी किसी जानने वाली का, किसी दोस्त का। तो इन लड़कों ने बताया कि उनके ऊपर अलग अलग लोन थे और वो तीनों इस लोन से मुक्ति पाना चाहते थे। ईजी और शॉर्टकट में पैसे कमाने का उन्हें यही तरीका समझ में आया कि वो किडनैपिंग फॉर रैंसम अगर करते हैं तो वो इसमें सक्सेसफुल रहेंगे और पैसे भी कमा पाएंगे। इसी इरादे से उन्होंने इस लड़की को चुना, क्योंकि लड़की के घर के लोग जो हैं पुणे में नहीं रहते हैं और लड़की उनके गुड बुक में थी। खासकर ये जो लड़का है शिवम फूलवाले, इसके साथ लड़की की अच्छी दोस्ती थी। तो शिवम फूलवाले को लगा कि भाग्यश्री को अगर हम अगवा करें तो हम अपने इस इरादे में, इस साजिश में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर अगवा किया, हत्या कर दी, रुपए पैसे वसूलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो रुपए वसूले उन्हीं 50,000 रुपयों के सहारे पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया। क्योंकि 50,000 रुपये जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे उस अकाउंट की डिटेल निकालने पर सागर जाधव नाम के एक किडनैपर का चेहरा या नाम सामने आया, जिसके बाद इस केस का खुलासा हुआ। तो पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, डेड बॉडी बरामद कर ली है। भाग्यश्री के घर वालों के पास अब अफसोस करने के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन ये घटना जो है अपने आप में कई सारे मैसेज भी देती है। एक मैसेज तो ये देती है कि जिस पर हम हर बार हमेशा जोर देते हैं कि किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब पर शक करते रहें, लेकिन जैसे भाग्यश्री अगर देर रात तो नहीं कहेंगे, 9 बज रहे थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के साथ कहीं मॉल में जा रही थी तो भाग्यश्री को अपने घर वालों को प्रॉपर नाम वगैरह भी बताना चाहिए और किसी पर भी भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। और ख़ासकर अगर मान लीजिए इन लड़कों की मौजूदगी में उनके होते हुए अगर भाग्यश्री ये सारी बातें फ़ोन पर अपने घर वालों को बताती तो शायद ये लड़के फिर भाग्यश्री को किडनैप करने की कोशिश नहीं करते या हिम्मत नहीं कर पाते। तो इस तरह के कुछ एहतियात हैं। ये बताने का मतलब ये नहीं कि हम कोई भाग्यश्री यानी उस लड़की पर कोई या उसके एक्ट पर कोई सवाल उठा रहे हैं, हमारा ये कतई मतलब नहीं है। हमारी पूरी संवेदना उस बच्ची के साथ है, लेकिन सजग रहने का ये तरीका हो सकता है कि आप कहीं जाएं तो अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें। कई बार मैंने देखा है दिल्ली एनसीआर में लोग अपनी सेफ्टी के लिए, खासकर लड़कियां किसी गाड़ी में बैठती हैं तो उस गाड़ी का नंबर फ़ौरन क्लिक करके अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेज देती है और ये सब कुछ ड्राइवर को बताकर करती है, छिपा कर नहीं करती, सो दैट ड्राइवर को भी ये पता रहे कि उसके गाड़ी का नंबर किसी को भेजा जा चुका है और किसी नाते रिश्तेदार को वो ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुकी है। तो अगर कोई पोटेंशियल क्रिमिनल हो तो इस तरह के एक्ट के बाद वो क्राइम करने से पहले सोचता है, डरता है। ड्राइवर से कॉर्डियल तरीके से बात की जा सकती है, बोला जा सकता है कि भाई हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं तो हम इसलिए नंबर भेज रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो किडनैपर्स थे, वाकई मैंने पहले भी कहा है ना कि चालाक मतलब बेवकूफ़ दोस्त से चालाक दुश्मन जो है वो अच्छा होता है। तो ये कहने को तो दोस्त था शिवम फूलवाले, लेकिन ये इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि इन्होंने अपने ही दोस्त के किडनैपिंग की प्लानिंग की और ऐसी प्लानिंग की जिसे कहीं से भी जो है मैच्योर नहीं कहा जा सकता। मतलब किडनैपिंग की कोई भी प्लानिंग अगर बहुत शातिराना हो तो भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने किडनैपिंग तो की, किडनैपिंग के फ़ौरन बाद जिसको किडनैप किया उसकी हत्या कर दी। क्या सोचकर ऐसा किया? आज के ज़माने में टेक्निकल सर्विलांस इतना स्ट्रॉन्ग है, पुलिस एक एक आदमी का लोकेशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स सब कुछ ट्रैक कर सकती है। साथ ही बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं जिस पे वो किडनैपिंग के बाद रैंसम के लिए पैसे मंगवा रहे हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग
अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग जो है बेवजह मौत की वजह बन सकते हैं या किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो खैर इन कातिलों को तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही ज़रूरत ये है कि हम सारे लोग बहुत सजग रहें ताकि इस तरह की घटनाएं अगर किसी के साथ भी हो तो उसे पहले ही फोरसाइट किया जा सके और उससे बचा जा सके। तो आज की कहानी यहीं तक। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन एक आई ओपनिंग स्टोरी ज़रूर थी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस स्टोरी को मुझे शेयर करना चाहिए। और एक स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी जिसमें एक बच्ची की किडनैपिंग हुई थी बेंगलुरु में, और साउथ इंडिया में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो स्टोरी बेंगलुरु की थी या हैदराबाद की थी, लेकिन एक बच्ची की किडनैपिंग और फिर उसके बाद उसकी हत्या हुई थी। लेकिन जो किलर था वो पकड़ा गया सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज की वजह से। तो कैसे वो पकड़ा गया, बॉडी लैंग्वेज में ऐसी कौन सी बात पुलिस को या लोगों को नज़र आई, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो आप उस स्टोरी को क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। शिवम ध्रुव हमारे दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने कमेंट किया था, उस स्टोरी में कमेंट किया है। और आई एम शीतल शर्मा, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। दीपक हीरा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, ये भी कमेंट करते हैं। मंजू गावली का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनाई पड़ी, उन्होंने ऐसा लिखा है। करण सिंह साहब ने भी कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि आई बिकेम फैन ऑफ योर वॉइस, सो स्वीट वॉइस। थैंक यू वेरी मच करण सिंह साहब, इस तरह की हौसला अफजाई का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजू विश्वकर्मा जी का भी कमेंट है, हमारे एक और दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। उद्रेश बिंद जो है उन्होंने लिखा है, सर आप चांद की तरह बीच बीच में कहाँ छिप जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर मैं कभी भी गायब हो जाता हूँ तो कोई ऐसा रीज़न जो है उसके पीछे होता ज़रूर होगा, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं रीज़न बताना बंद कर दूँ। उसकी वजह यह है कि कई बार मैं जब बहुत ऑनेस्टली अपने इस शो को लेकर नहीं आ पाने की वजह बताता हूं तो बहुत सारे लोग उसे बहानेबाजी कहते हैं और कमेंट भी करते हैं। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन एक आध लोग भी अगर इस तरह के कमेंट करते हैं ना तो वो तकलीफ़ तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मुस्कुराते हुए उन कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार हों और कोई बग़ैर जाने हुए आपके किसी डिसीजन पर या काम पर एक सवालिया निशान लगा दे तो वो चीज़ आपको तकलीफ़ तो देती है। चाहे 100 लोगों में एक ही आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो एक आदमी का कमेंट जो वो कई बार दिमाग में रह जाता है। एनीवे, परूफ श्रेष्ठा जी का कमेंट है जर्मनी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। आलोक जी ने भी कमेंट किया है। दिव्या नेगी उत्तराखंड से, आपके फ़ैन हम भी हैं सर, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच दिव्या जी, बहुत धन्यवाद आपका। विनय नासवाले जी का कमेंट है। विजेंद्र सिंह जी, DS सिंह, मरियम मोहम्मद, उन्होंने कमेंट किया है। प्रकाश HP, भाविक मोडिया जी, उन्होंने कहा है कि कमेंट पढ़ना और लोगों के नाम लेना, इस सिलसिले को मुझे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों को ये लगता है कि हम जैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, तभी मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। भाविक आपने जो लिखा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। नीरज सिंह राजपूत ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। वर्जीनिया डिसूजा जी रेगुलर कमेंट करती हैं। प्रदीप भाम्बू जी भी हमारे लिस्नर हैं, वो भी कमेंट करते हैं और उन्होंने भी कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और आज जो घटनाक्रम मैंने आप लोगों को बताया उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।